नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सौरभ दीक्षित। उत्तर प्रदेश में काफ़ी बदलाव आया है। पिछले कुछ वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की एक इमेज थी वो काफ़ी चेंज हुई है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपने हब के रूप में देख रही हैं। एक वक्त था जब कंपनियां यूपी में आने से बचती थी, यूपी की इमेज उतनी अच्छी नहीं थी, बिजनेस के नज़रिए से काफ़ी कहें तो अब योगी सरकार का भी काफ़ी फोकस है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएँ, और हाल फिलहाल में काफ़ी कंपनियाँ यहाँ आई भी हैं। तो यूपी तक के इस खास शो यूपी की उड़ान में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ इस शो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं astroseed.com के संस्थापक और CIO पुनीत पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। नमस्कार और धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, पहला सवाल तो ये रहेगा, जो ये astroseed.com है, इसका आइडिया कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो ये है कि मैं जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी शुरुआती समय से इन्वॉल्व हूँ। जी। तो मैंने पहली मोबाइल ऐप जो लॉन्च करी थी वो मोबाइल कुंडली नाम से थी सन 2001 में। और वो मोबाइल कुंडली ऐप के बाद जब क्लाउड टेक्नोलॉजी आ रही थी तो उस टाइम मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे या हॉबी प्रोजेक्ट के तौर पे ये एक एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर जो मेरा मोबाइल कुंडली था उसको पोर्ट किया था। पोर्ट करना यानी उसको वेब के लिए या ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर करना। तो वो किया था उसको उस टाइम एज अ हॉबी प्रोजेक्ट था, तो ज़्यादा मैंने सोचा नहीं। जो भी मुझे पहला डोमेन नेम मिला जो कि astrosage.com, वो मैंने रजिस्टर करा लिया और उसको लाइव कर दिया। तो यही है कि हॉबी प्रोजेक्ट था, लेकिन ये जब 10-15 दिन 1 महीने बाद मैंने उसका एनालिटिक्स देखा। उस टाइम गूगल एनालिटिक्स नहीं हुआ करता था। एक साइट काउंटर, स्टेट काउंटर ऐसी वेबसाइट होती थी। तब अचानक से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखा। तो इस तरीके से एक तरीके से वो प्रोजेक्ट की तरह हो गया, जो कि वैसे मेरा एक हॉबी की तरह था। पुनीत सर, जो astroseed.com है, ये कौन सा साल था जब ये अपने इसका नाम लाया, डोमेन लाया, उसकी शुरुआत हुई astroseed.com की? astrosage.com 2004 में जो मैंने लाइव किया था। जी। और जैसा मैंने बताया कि एज अ हॉबी प्रोजेक्ट लाइव किया था, और बाद में जनता ने इसको बहुत पसंद किया। सर, जब ने इसकी शुरुआत की थी तब सोचा था कि ये एक बिजनेस बनेगा, या जस्ट एक हॉबी शुरू कर ली थी, कभी सोचा नहीं था? और फिर कब लगा कि ये astroseed.com जो है एक बिजनेस बन सकता है? नहीं, मेरा ज्योतिष में रुझान रहा है, खुद का ही मेरी अपना ही अध्ययन रहा है। जी। तो इस वजह से जब astrosage.com बनाया तो मेन जो आइडिया था वो ये था कि क्लाउड टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से मिला के कुछ बनाया जा सकता है कि नहीं। बिज़नेस की तरह विचार बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं यूएस में था और अच्छा जॉब कर रहा था। तो बस ये था कि एक क्लाउड टेक्नोलॉजी को बनाना है, टेस्ट करना है। और सन 2004 एक ऐसा समय है जब क्लाउड टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। जैसे आप ये अभी प्रोडक्ट देखते हैं गूगल डॉक्स या गूगल स्प्रेडशीट, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये 2006-2007 के आए हुए हैं। तो उस टाइम ये आइडिया आया और ये मैंने astrosage.com बनाया, लाइव किया, लोगों को पसंद आया। जब लोगों को पसंद आने लगा और मैंने देखा कि हर वीक, हर 10 दिन में ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तब फिर ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर एक लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और इसको एज अ बिज़नेस बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन मैं यूएस में था, टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा था। तो इस वजह से वो मेरी प्राथमिकता नहीं थी, प्रायोरिटी नहीं थी, और ये ऐसा ही चलता रहा काफ़ी समय तक। तो जब 2004 में astroseed.com की शुरुआत की, तब लगा था कि लोगों को इतना पसंद आएगा? और कब लगा कि ये जो है हमने कब ये देखा कि इस पर काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी मुझे सोचा ही नहीं था। मैं तो मुख्य मकसद ये था कि अपने लिए मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बना सकूं। तो ये है कि मेरे लिए का मतलब ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अलग-अलग सिस्टम यूज़ करता हूं, जैसे केपी सिस्टम, लाल किताब, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था कि जो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकूं। तो उस टाइम क्लाउड टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही उसके लिए उपयोगी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। तो वैसे ही मैंने बना दिया। जब ट्रैफिक अचानक से बढ़ने लगा तब ये रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, ये लोगों को ये पसंद आ रहा है। लोगों को कुंडली बनाना भी एक ज़रूरत महसूस हो रही है। कुंडली मिलान करना, पंचांग हो गया, राशिफल हो गया, ये सब उनकी आवश्यकताएं हैं। तो ये बाद में बनाने के बाद में एक रियलाइजेशन हुआ कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक तरीके से इंडिया के अंदर मैं कहूँ तो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं या ऐप प्रोडक्ट्स हैं
वो सारे मार्केटिंग या कैश बर्न से चले हुए प्रोडक्ट हैं। वो मार्केटिंग करते हैं, ऐप को डाउनलोड कराते हैं और फिर उन ऐप्स के डाउनलोड होते हैं। लेकिन एस्ट्रोसेज कुछ बहुत कम प्रोडक्ट्स में से है जो वायरल प्रोडक्ट हैं, जिनकी ग्रोथ ऑर्गेनिक है, खुद से ग्रोथ हुई है, या कहें कि वर्ड ऑफ माउथ से हुई है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बताया और इसी तरीके से लोगों ने उसको पसंद किया, और ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी। सर, जब आपने इसकी शुरुआत की 2004 में astroseed.com की, तब कितना अमाउंट आपने इसमें लगाया था? कितने रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी? नहीं, इसके लिए ऐसा वो अमाउंट, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं था। मैं यूएस में चूँकि जॉब कर रहा था, तो इसलिए बस यही था कि जो डोमेन लेने का खर्चा है और एक वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, या एक छोटा सा सर्वर, वो मुझे लगता है शायद $5 का सर्वर जो था, वो सबसे पहले मैंने लिया था $5 पर मंथ का। तो वही मेरा, मुझे लगता है कि एक डोमेन रजिस्ट्रेशन और $5 पर मंथ का सर्वर का इन्वेस्टमेंट, यही मेरा मुख्य इन्वेस्टमेंट था। अगर इसको इंडिया के रुपए के हिसाब से अगर समझना चाहें, 2004 में जब ये $5 से शुरुआत की, तो लगभग कितना, 1-1.5 हज़ार रुपये? नहीं नहीं नहीं, एक डॉलर शायद उस वक्त, मुझे अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन 35 रुपये 40 रुपये का रहा होगा। तो 40 रुपये से भी अगर हम लगाएंगे तो 200 रुपये हुए $5, तो 200 रुपये पर मंथ हम कह सकते हैं। तो सर, आपने बहुत कम अमाउंट से शुरुआत की थी। आज अगर जानना चाहें तो इसकी वैल्यूएशन क्या होगी astroseed.com की? हाँ, तो बिल्कुल कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं था, लेकिन ये है कि ये जो एआई का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, तो जो हमारी ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है। जैसा जब हमने अगस्त 2024 में खासकर एआई को लॉन्च किया, उसके बाद से एआई का रेवेन्यू जो है वो औसतन 20% पर मंथ की दर से बढ़ रहा है। तो भी अब चूँकि ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, 18 महीने हो गए हैं और ग्रोथ इतनी तेज़ी से हो रही है, तो आईटी कंपनियों के वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये वैल्यूएशन तो बहुत ही ज़्यादा है। और स्पेशली कि अगर ये हम कहें कि एक सेल्फ फंडेड कंपनी, बूट स्ट्रैप्ड फंडिंग है, तो इस तरीके की शायद स्टोरी एआई के क्षेत्र में शायद भारत में ही नहीं, दुनिया में भी ना देखने को मिले। तो अगर आप एक छोटा सा, अगर 25x भी वैल्यूएशन का एक पैरामीटर लगाते हैं, 20x भी वैल्यूएशन का पैरामीटर लगाते हैं, तो 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ आप कह सकते हैं। जी। पुनीत सर, कितना मुश्किल होता है जॉब से बिजनेस में आना? क्योंकि आप अमेरिका में थे, अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी सैलरी थी, तो कितना ये चैलेंज था कि जो है इस जॉब को छोड़ना और फिर बिजनेस में आना? हाँ, ये मतलब सभी आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप की हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, और शायद एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे मुश्किल बात है वो यही है कि हम जॉब से जब एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो जॉब छोड़ना होता है, वो शायद सबसे मुश्किल काम है। मेरे लिए ये मुश्किल शायद थोड़ी सी ज़्यादा रही हो, क्योंकि मैं यूएस में था और मेरे पास ग्रीन कार्ड भी था। तो ग्रीन कार्ड जब मैंने अपने परिवार को बताया कि ये मैं, और दोस्तों को बताया कि मैं ग्रीन कार्ड सरेंडर करके इंडिया वापस जाना चाहता हूँ, तब सभी लोगों ने डिस्करेज किया। उन्होंने बोला कि अगर आपको कंपनी ही बनानी है तो आप यूएस में भी कंपनी बना सकते हैं, उसको ग्रीन कार्ड सरेंडर करके इंडिया में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरी अपनी एक खुद की सोच है। मैं जब क्योंकि मैंने जो प्रोग्रामिंग का जो क्षेत्र है बहुत जल्दी शुरुआत करी थी, और मैंने जो बचपन में कहानियाँ पढ़ी थी वो स्टीव जॉब्स की, बिल गेट्स की, इन सब लोगों की कहानियाँ पढ़ी थी। तो ऐसा मुझे ये था कि जो भी मैं बनाऊँ वो अपने देश में जाके बनाऊँ, ताकि ये है कि वो जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो हमारे देश को, लोग ये ना कहें, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर दूसरे घर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, लेकिन एक इंडिया की ये एक, हम ये कह सकते हैं कि एक दुखद स्थिति है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी और ऐप्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सारे इसके सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं। तो एक मन में ये इच्छा थी कि जो भी करूं वो इंडिया जाके करूं, ताकि जो कम से कम ये छोटा बड़ा जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो, मैं ये कह सकूं कि हम इंडियंस ने ये प्रोडक्ट्स बनाया और ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल है, कि ये इस तरीके की परिकल्पना
ये कहीं से कॉपीड नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी और अमेरिकन प्रोडक्ट को या चाइनीज़ प्रोडक्ट को देख के वो बनाया। तो इसीलिए मैंने इस तरीके का किया। तो ये इन सारी परिस्थिति में यूएस का जॉब और ग्रीन कार्ड छोड़ के भारत आना और भारत कंपनी स्टार्ट करना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद अच्छा ही किया। पुनीत सर, किस तरह के चैलेंजेस आए जब आपने डिसीजन लिया कि भारत आएंगे और एस्ट्रोसेट.com को एज ए बिजनेस आगे बढ़ाएंगे? क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने उनका सामना किया? चैलेंजेस में मुझे लगता है कि एक तो यही है कि वहाँ से जॉब छोड़ के आना, पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। और दूसरा ये था कि मेरा जो सोच रही वो काफ़ी भविष्योन्मुख रही, फ्यूचर को देखते हुए रही। तो उसमें समस्या ये है कि जब आप बहुत आगे का देखते हैं तब उस वक्त एक ये संभावना रहती है कि वो थोड़ा ज़्यादा समय ले ले। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ कि जब मैंने मोबाइल कुंडली ऐप बनाई, पाम पायलट्स पीडीएज जो थे, पाम टॉप्स कहते थे, तो उस पर बनाई, वो 2001 में बनाई मैंने। और जब 2001 में वो ऐप बनाई तब मुझे ऐसा लगता था कि 2004-2005 आते आते हर इंडियन के पास अपना एक स्मार्टफोन होगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, और उस घटना को घटने में या उस चीज़ को होने में 10 साल और एक्स्ट्रा लग गए। एक्चुअल में मोबाइल फ़ोन लोगों ने परचेज़ करना शुरू किया 2012, 13, 14, ये समय था जब एंड्रॉयड के आने के बाद से मोबाइल फ़ोन पिक किए। और ऐसा ही मुझे लगता है कि ये हर बार ऐसा ही हुआ कि वो जो, जैसे जब हमने एंड्रॉयड ऐप, अपनी एस्ट्रोसेज कुंडली एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करी, तो वो हमने 2008 में वैसे काम करना शुरू किया, 2010-11 में लॉन्च करी। तो मुझे लग रहा था कि उसका एडॉप्शन जल्दी होगा, और करीबन 3-4 साल तक लगातार नुकसान होता रहा, क्योंकि इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐड का पैसा मिलता था, एडसेंस का पैसा मिलता था, वो लगभग ना के बराबर था। तो लॉसेस चलते रहे। लेकिन ये है कि 2014 के बाद से चीज़ें बदली, जब खासकर फ्लिपकार्ट ने एक बार ऐसा किया कि अपनी मोबाइल ऐप जो है वही मेन कर दी और वेबसाइट को मोबाइल पे खोलना रोक दिया। तो अचानक से मोबाइल का या मोबाइल ऐप का एडॉप्शन बढ़ गया। तो उसके बाद से हमारी चीज़ें फिर बेहतर हुई। पुनीत सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश में कंपनियां आना नहीं चाहती थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। हाल फिलहाल में काफ़ी बदलाव आया उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश की इस जर्नी को कैसे देखते हैं? अभी क्या इमेज है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि एक तरीके से काफ़ी सिग्निफिकेंट बदलाव आया है। जब मैं यूएस से इंडिया आया था तो सबसे पहले नोएडा में ही मैंने स्टार्ट किया था। और मैं देखता था कि एक सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि हर थोड़े दिन में ये खबर मिलती थी कि इसने ये बिल्डिंग कब्ज़ा कर ली है, इसने ऐसा जो क्राइम था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो अब क्या है, और किसी भी बिज़नेस को फलने फूलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्राइम जैसी चीज़ ना हो। और मैं स्पेशली अमेरिका से आया था तब मुझे ये थोड़ा और ज़्यादा अजीब लगता था। लेकिन धीरे 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 ये बदलाव आया कि अब ये है कि हमको सबसे पहले क्राइम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कंफर्टेबली, हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो मेल फीमेल रेशो होगा वो ऑलमोस्ट 50-50 होगा। तो हम लेट भी काम करते हैं, जल्दी भी काम करते हैं, आईटी में करना ही पड़ता है, सॉफ्टवेयर में। तो उसकी अब हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक ये मुझे लगता है कि बड़ा बदलाव है। और दूसरा ये है कि सरकार का अब बिज़नेस के अंदर दखल जो है वो नहीं है, किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता देते हैं कि आपको जो करना है, जैसे करना है करो, हम आपके साथ हैं, आपको बढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि यूपी में पिछले 10-15 सालों में 10 सालों में तो ये बहुत एक बेहतरीन परिवर्तन आया है। पुनीत सर, आप अमेरिका में थे, अभी भी आपका बाहर आना जाना लगा रहता है। जो बाहर के लोग हैं वो अब यूपी को किस तरीके से देख रहे हैं? पहले क्या सोचती, अब उनमें कितना बदलाव आ चुका है? बिल्कुल, ये वो जो यूपी की पुरानी इमेज थी, अब मुझे लगता है कि वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब यूपी को भी, अब जैसे हमारी कंपनी ही है, हमारी कंपनी शायद मुझे लगता है कि एआई के स्टार्टअप्स में इंडिया के अंदर एक अग्रणी कंपनी होगी। शायद मैंने बताया कि
हमने अपनी जो पहली मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी brigu.ai नाम से सन 2018 में लॉन्च करी थी। तो हम एआई के ऊपर 2016-17 से काम कर रहे हैं। तो 2016 से 2026 हम एआई में काम कर रहे हैं और पूरा हमने उत्तर प्रदेश में ही ये काम किया है। तो ये है कि उत्तर प्रदेश ने हमको एज अ एआई स्टार्टअप, एआई कंपनी वो पूरा माहौल दिया जिसमें हम एआई के क्षेत्र में काम कर सकें। और हमारी तरीके की बहुत सारी कंपनियां, आईटी कंपनीज, एआई कंपनीज जो हैं, जिन्होंने यूपी के जो के प्रति जो नज़रिया है उसको काफ़ी बदला है। अब लोग यूपी को काफ़ी पॉजिटिवली देखते हैं, या एटलीस्ट वो जो नेगेटिव छवि थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। पुनित सर, जो एक छवि बनी हुई थी उत्तर प्रदेश की कि यहाँ पे किसी चीज़ का लाइसेंस लेना हो या बिजनेस शुरू करना हो तो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब इस पे सरकार ने कैसे स्टेप लिए हैं, अब कितना आसान हुआ है बिजनेस करना यहाँ पे? बिल्कुल। तो ये जैसा मैंने कहा कि एक समय था, हमारा जो शुरुआती दौर था उसमें इस तरीके की समस्याएं निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में रही थी। काम करने में काफ़ी मुश्किलें आती थी, लेकिन अब वो लगभग ना के बराबर हो गया है। तो अब ये है कि अब आज की डेट में जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और स्पेशली हाई टेक एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार जो है, सरकार के एक तरफ से हमको कभी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारे जो भी हमारी ज़रूरत चीज़ें हैं और जो भी हमको सरकार से किसी भी क्षेत्र में मदद की ज़रूरत होती है, तो चाहे वो चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो या फिर लेबर से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत हो, उसमें हमें कभी भी किसी परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ता है। पुनित सर, योगी सरकार के कौन से स्टेप हैं जो कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित हुए और उससे काफ़ी बदलाव आया? उत्तर प्रदेश की छवि की बात हो या बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, क्या लगता है आपको उस पर? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने बात भी करी है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है, या फिर जो लेबर मार्केट की वजह से एक कोई अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट की बात हो, वो कई सारी बातें हैं। आईटी नीति है, अभी मैंने सुना है कि एआई नीति पे भी सरकार काम कर रही है। लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है वो जो क्राइम कंट्रोल है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को फलने फूलने के लिए उसको एक ऐसा वातावरण की ज़रूरत होती है जिसमें वो निश्चिंत होकर काम कर सके। पुनित सर, आप अमेरिका में थे और अब आप जैसे यहाँ पे आए हैं, भारत वापस लौटे, अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो क्या अभी कुछ दिक्कतें लगती हैं? कहाँ पे आपको लगता है कि अभी थोड़ा-सा सुधार की ज़रूरत है जिससे जो है और अच्छा फ्यूचर हो सकता है और हम तेज़ी देखेंगे उत्तर प्रदेश के विकास की? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में एक तो उस तरीके का सारा स्किल सेट है कि जो हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकता है। जब मैं यूएस में भी था तो मेरे साथ भी कई सारे और भी उत्तर प्रदेश के लोग थे। एक ये है कि मुझे एआई को लेके एक नीति हो और एआई को बढ़ाने के लिए कुछ अगर पॉलिसी और फंड्स भी उपलब्ध हो, तो मुझे लगता है कि वो जो टैलेंट उत्तर प्रदेश का उपलब्ध है, वो और भी एआई के माध्यम से आगे बढ़ पाएगा और प्रदेश को भी आगे बढ़ा पाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि एआई के ऊपर जो उत्तर प्रदेश जो है वो लीड ले, क्योंकि वो टैलेंट मौजूद है, वो लीड ले। और क्योंकि अभी ये बदलाव का समय है, तो इस समय में ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी हम नहीं करेंगे तो शायद आगे हमारे से, जैसे कहते हैं कि जो बस है वो मिस हो जाएगी। पुनित सर, हमने एस्ट्रोसेज की बात की, यूपी की छवि की बात की, आपसे एआई के बारे में भी जानना चाहेंगे। बहुत सारी एआई को लेकर बातें चलती हैं कि एआई जो है वो नौकरियों को खा जाएगा, खतरनाक है, और कुछ बातें चलती कि एआई जो है मददगार भी है, काफ़ी मदद मिलती है। आपने एआई को कैसे यूज़ करा और आप एआई को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, एक तो जैसे मैं ये बता रहा था कि हमने जो brigu.ai ऐप है वो 2018 में रिलीज़ करी थी। उस पे हम काम जो कर रहे थे वो 2016-2017 से हम काम कर रहे थे। और एक ख़ास बात मैं बताऊंगा कि 2018 मई 10 मई 2018 को शायद मैंने अपनी कंपनी के अंदर एक ईमेल लिखी थी, और उस ईमेल में मैंने लिखा था, ये एग्जैक्ट उसकी लाइन इस तरीके से कि 10 साल के अंदर जो एआई है वो सारे जॉब जो हैं, खासकर जो इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव जॉब हैं, उनको प्रभावित करेगी। तो और उसमें मैंने टाइमलाइन दिया था 10 साल का कि 10 साल में ये होने वाला है। और अगर जो
10 मई 2018 से मैं देखूं तो मेरे 10 साल जो होते हैं वो 10 मई 2028 में होते हैं। तो ये जो है अब लगता है कि अभी सिट्रिनी एनालिसिस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2028 के अंदर जो जॉब मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। और इवन देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी जो आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी में सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, रियल एस्टेट में भी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो प्रॉपर्टी परचेज और उसमें काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। तो ये जॉब मार्केट जो है वो जो एआई है वो उसको प्रभावित कर सकता है, वैसे ही जैसा मैंने 2018 की ईमेल में कहा था। और उसमें मैंने स्पेशली लिखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब, चार्टेड अकाउंटेंट के जॉब, इवन डॉक्टर्स के जॉब, एस्ट्रोलॉजर्स के जॉब, क्योंकि मेरा खुद एस्ट्रोलॉजी से नाता है, तो ये सब जॉब प्रभावित हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि एआई को लेके प्रदेश की नीति जो है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में नहीं तो ये जो एआई के ऊपर जो जॉब के ऊपर एआई का असर है वो काफ़ी परेशानी पैदा कर सकता है। तो हमको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, आगे बढ़ के कदम उठाने पड़ेंगे। पुनीत सर, अब फ्यूचर को लेके क्या प्लान है, क्या कुछ नया लेके आना चाहते हैं और क्या टारगेट रहेगा? बिल्कुल, अभी जो एआई है उसमें एआई में हमने 2 चरण पे काम किया है। पहला चरण जो था एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने खुद के मॉडल्स प्रिपेयर करना और उनके बेस पे एआई एस्ट्रोलॉजी अवतार्स क्रिएट करना, वो हमारा पहला चरण था। दूसरा चरण जो था जिसको हम आजकल सुनते हैं एजेंटिक एआई, तो एजेंटिक एआई में आप एआई एस्ट्रोलॉजर्स को या किसी भी मॉडल को आप टूल्स देते हो, फंक्शन कॉलिंग देते हो, तो वो दूसरा चरण था। तीसरा चरण जो है वो है ऑटोनोमस एआई एजेंट्स का। ऑटोनोमस एआई एजेंट्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई एक एआई एस्ट्रोलॉजर है, हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे एआई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेट अस से कि मिस्टर कृष्णमूर्ति एक एआई एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो अपने खुद के ईमेल रिप्लाई कर सकें, अपने खुद के व्हाट्सएप मैसेज रिप्लाई कर सकें, उसी तरह जैसे ह्यूमन करता है, अपना खुद का इंस्टाग्राम मैनेज कर सकें, अपना खुद का फेसबुक मैनेज कर सकें। तो इसको कहते हैं ऑटोनोमस एआई एजेंट्स। तो अभी हम इस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है 3 से 4 महीने में हम ऑटोनोमस एआई एजेंट्स लॉन्च करेंगे। पुनीत सर, हमने बहुत सारे सवालों पर बात करी, एस्ट्रोसेज के ऊपर बात करी, योगी सरकार की पॉलिसी हो, उत्तर प्रदेश की बात हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जाते थे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे यूथ हैं वो अब खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको आपकी क्या सलाह रहेगी? वो कौन सी गलतियां हैं जिससे बचना चाहिए और कौन से स्टेप हैं जो लेने चाहिए? बिल्कुल, तो मेरा जो 2 मुख्य सलाह हैं वो तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो ये है कि फॉलो योर पैशन, कि आपको जो पसंद है आप वो बनाने की कोशिश करो। बहुत सारा आजकल मैं देखता हूँ कि लोग मार्केट का स्टडी करते हैं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो सब देखते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, किस में फंडिंग मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप एंजॉय करते हैं। तो पहला तो मैं यही कहूँगा कि जैसे एस्ट्रोसेज जो है, एस्ट्रोसेज मैंने अपने लिए बनाया था, वो जनता ने पसंद किया। आप अगर अपनी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि दूसरे को भी पसंद आएगा। इनफैक्ट अगर आप फेसबुक की कहानी भी सुनेंगे तो फेसबुक अपने वो हार्वर्ड के अंदर वो एक कॉलेज का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको अब हम ज़करबर्ग, जो कि अब हम फेसबुक के रूप में देखते हैं। तो अपने पैशन को आप फॉलो कीजिए, आपको जो पसंद है वो बनाइए। और दूसरा ये है कि बहुत सारे आजकल टर्म्स चलते हैं, जैसे ग्रोथ हैकिंग चलता है कि आप तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ग्रोथ हैकिंग के चक्कर में पड़ने की बजाय कोई कंक्रीट प्रोडक्ट ऐसा जो वाकई कोई समस्या का समाधान करता हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। आप अच्छी चीज़ बनाएंगे, यूज़फुल चीज़ बनाएंगे तो आप निश्चित तौर पे पैसा भी कमाएंगे। लेकिन सिर्फ अगर आप पैसा कमाने की सोचेंगे तो शायद आप एक अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट ना बना पाएँ। पुनीत सर से ने बहुत सारे सवालों पर बात की, किस तरह से अमेरिका पे जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया और किस तरह से बहुत छोटी शुरुआत करी और एक बड़े मुकाम पर पहुँचे। उत्तर प्रदेश को लेकर बात करी कि कितना बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में, और जो यूथ हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। आपको पुनीत सर के साथ हमारी ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके जो भी सवाल हों। और पुनीत सर, आपने जो है यूपी तक को अपना समय दिया और बहुत
हमें मुझे भी समझने को मिला और जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत सारी नॉलेज हुई होगी, मदद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। धन्यवाद बुलाने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।